हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और दोनों ही पेपर में आता है। इवन जो आपका पेपर 2 होता है उसमें हम लोग अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें पोइट्री और पैसेज दोनों में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। और पेपर 1 में तो इट इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लाइक 5 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 10 हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है, जो कॉमन स्ट्रैटेजी होती है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का गाइड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ें जो करनी होती है जो कि बहुत कॉमन है सबके लिए कि हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट। चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं, आप केवीएस का दे रहे हैं, DSSB का है, एचटेट का है, किसी में भी हर एग्जाम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज मस्ट। सबसे पहले तो ये जानिए कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, ये हर एग्जाम के अंदर क्यों आता है। इसलिए आता है बिकॉज यहाँ से आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का पता लगता है, यहाँ से आपकी एनालिटिकल क्वालिटी का पता लगता है कि आप कितना क्विक चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, कितना क्विक आप चीज़ों को एनालिसिस करके उसको रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट। दिस इज बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन बिकॉज इट एनालाइज योर एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, जिसको हम IQ बोलते हैं, AQ बोलते हैं, दैट इज एनालिटिकल एंड इंटेलिजेंट क्वोशेंट, कि आप कितना क्विक किसी चीज को एनालाइज करके, करेक्ट एनालाइज करके उस चीज को देख सकते हैं। इसमें मेजर मिस्टेक्स क्या होती हैं वो भी आपको बताऊंगी, और मेजर चीज़ें किस तरीके से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट बट रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट। सो सबसे पहले आता है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। दिस इज़ वेरी इजी इफ़ इट इज़ ऑन योर पेपर मोड में, तो ये सबसे ज़्यादा इजी था कि हम क्वेश्चंस पहले पढ़ के फिर हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। स्कूल स्टूडेंट्स या बाकी एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट अब जो CBT बेस है उसमें इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आपको देखना होता है। तो आप पहले क्वेश्चंस को कैसे पढ़ेंगे, राइट। लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि आप लोग एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। उसमें जो मेजर टर्म्स आ रखी हैं या जो मेन पॉइंट्स आ रखे हैं उनको आपको रफ पेपर पेन दिया ही जाता है, वहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपको मेन जो क्वेश्चंस है दे आर अबाउट विच टॉपिक, या उसमें मेन टर्म कौन सी यूज हो रही है उनको मार्क कर लीजिए। तो सेकंड आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे, मार्क द मेन, मार्क और नोट मेन पॉइंट्स। जो भी उसमें मेन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। आप इस तरीके से उनको एक आप पॉइंटर्स बना लेंगे जो कि आपको अपने पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। देन आपका जो इसमें थर्ड पॉइंट आएगा, यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। रीड द पैसेज केयरफुली। आपको जो पैसेज है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। उस पैसेज में आपको ये देखना है, क्योंकि जो आपने जो पॉइंटर्स अपने नोट करे हैं वो आपको वहाँ पे सर्च करने हैं कि हाँ इस लाइन में इसका आंसर यहाँ है, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल उनको पॉइंटर्स को ढूंढने में लगे रहेंगे, बट नाउ यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। इस लाइन का मतलब ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन
इन क्रिटिकल वे ऑल्सो। ऐसा नहीं है केवल उसका सीधा सीधा मीनिंग निकालेंगे, लेकिन क्रिटिकली भी उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है, किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, उसका मेन मैसेज क्या है। क्योंकि आपके क्वेश्चंस मेनली यही होते हैं कि क्रिटिकली वो किस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस चीज़ के फेवर में है, कौन से टर्म का वो आपसे सिनोनिम मांगेंगे, कौन किसका एंटोनिम मांग सकते हैं, किस चीज़ के उसमें मॉरल क्या है, उसका टाइटल क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप तभी निकाल पाएंगे जब उसके आप कंटेंट को, उसके मेन क्रक्स को, उसके या फिर आई शुड से द सेंट्रल आइडिया, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे। तो यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। एंड इसमें आप क्या करेंगे, जब आप पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ने के बाद यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मेन पॉइंट, या आई शुड से सेंट्रल आइडिया। मेन और सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको ये पैसेज दिया है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मोटो क्या है। ठीक है, मेन और सेंट्रल आइडिया, और सेकंड आपको देखना है इसमें मोटिव, मोटिव क्या है, उसका मॉरल क्या है, कहना क्या चाहते हैं, उसमें आपको क्या टीचिंग वो दे रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में है, दैट इज सेंट्रल आइडिया, और कहना क्या चाहते हैं, मॉरल स्टोरी क्या है, उसका मॉरल क्या है, वो आपको समझना है। ये दो पॉइंट आपको केयरफुली पढ़ के समझना ही समझना है। देन इसके बाद आ जाता है नाउ रीड द क्वेश्चंस अगेन। नाउ यू हैव टू स्विच योरसेल्फ ऑन द क्वेश्चंस। आप अपने आप को दोबारा उन क्वेश्चंस के ऊपर लेके जाएंगे, और वो जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाएंगे, और वो जो आपको मालूम है, जो आपने पॉइंटर्स लिखे थे, उन्हीं पॉइंटर्स के आगे आप पैसेज नंबर या लाइन नंबर मेंशन करते जाइए। यू विल गेट टू नो कि आपके कौन से ऑप्शन का क्या आंसर होगा। फटाफट फटाफट आप पांचों आंसर्स को अपना जल्दी जल्दी कर सकते हैं। दिस इज द मेन थिंग कि हाउ यू कैन डू इट। और अगर आपका जो क्वेश्चन इस तरीके का है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, और सजेस्ट अ टाइटल ऑफ द पैसेज, या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मैसेज, तो आपके एमसीक्यूज के अंदर तो उसमें ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट। और अगर आपका कोई इस तरीके का एग्जाम है जिसमें यू हैव टू मेंशन और फिलिप टाइप का है जिसमें यू कैन फिल द आंसर, सो यू कैन टाइप इट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। अब इसमें आता है फर्स्ट, इस फिफ्थ पॉइंट जो आता है, ये तीन तो मेन आपके चीजें हैं ही हैं, लेकिन इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नोट, this is like a kind of a warning. This is very important point what I am saying here. तो ये note क्या है? Note is कि you have to be conscious about when something like this, not या only is written in your question. क्वेश्चन पेपर में अगर नॉट मेंशन है या ओनली मेंशन है तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। मेनली बच्चे क्या गलती करते हैं, बिकॉज दे आर इनटू हरी, दे जल्दबाजी में यू स्किप द वर्ड नॉट, यू स्किप द वर्ड ओनली एंड यू यूज टू गिव अ कॉम्युलेटिव आंसर। जो भी आपको एक कॉमन आंसर लगता है, एक पॉजिटिव आंसर लगता है वो दे देते हैं, या एक नेगेटिव आंसर लगता है वो दे देते हैं। आप नॉट को नहीं पढ़ते हैं, आप ओनली को नहीं पढ़ते हैं, और आप सीधा जो आपको टर्म है उसका आंसर जो समझ में आता है वो दे देते हैं, वहां पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट भी यही था, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो अगर आपने तब नहीं करा है तो जब आप दोबारा से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जब आप दोबारा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तब एटलीस्ट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कहीं पे नॉट तो नहीं मेंशन है, कहीं पे ओनली तो मेंशन नहीं है, कि वो केवल एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हो या इस चीज़ को स्किप करके पूछ रहे हो। तो आपको वो सारी जो थिंग है ये इसको ध्यान रख के आंसर करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, एंटोनिम एंड सिनोनिम। सॉरी, सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा करके आ जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपोजिट्स नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, एंटोनिम एंड सिनोनिम लिखे होते हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से आपको मैचिंग वर्ड्स भी बोल देते हैं कि व्हाट इज ऑफ द सिमिलर मीनिंग। इस तरीके से आपको कुछ भी होता है, व्हाट इज द बेस्ट वर्ड टू रिप्लेस दिस। इन चीज़ों के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक चीज़ और करना है कि आपको सिंपल वर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स वो लोग भी नहीं देते हैं,
लेकिन बहुत कॉमन यूज के जो वर्ड्स होते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स जो होते हैं, उसको आपको एंटोनिम, सिनोनिम और ये सारी चीजें आनी चाहिए. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैब ऑल्सो, क्योंकि हिंदी में ये चीज़ें हो जाती हैं फिर भी, लेकिन इंग्लिश में आपको दिक्कत आ सकती है. तो थोड़ा सा जब भी अब अगर आप पैसेज में लिटरली चाहते हैं कि आपके 10 आउट ऑफ 10 आए, आपके पूरे मार्क्स आए, तो आपको थोड़ा अपने वोकैब के ऊपर काम करना होगा और बाकी आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन पे काम करना होगा कि एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ के ही आप मीनिंग निकाल पाएंगे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बच्चे हार्डली ही नंबर लूज करने का सोचते हैं. हर कोई टीचर आपको यही कहता है कि नो, there is no need to do reading comprehension perfectly because आप इसको बस ये फ्री के नंबर हैं, कोई बात नहीं, इसमें नंबर नहीं करते. लेकिन नंबर क्यों नहीं करते? बिकॉज वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे कोई टीचर ये सोचे कि इसमें भी कोई नंबर कटवा सकता है. बिकॉज दैट इज़ वेरी सिंपल. आपको एक पैसेज दिया है और उसी में से क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि हम कैसे करेंगे. उसको करने का यही तरीका है कि इसको ढंग से केयरफुली आप अगर 5 मिनट 5 क्वेश्चन हैं, 5 मिनट अगर आप उसको देंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे. जबकि आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 मिनट्स मिलते हैं. तो कुछ भी करके एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिलता ही मिलता है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपने और 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दी है, इट्स ओके, आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में जो आप 15 से 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो. तो यू आर देयर टू सेव योर टाइम ऑल्सो. तो कुछ उन क्वेश्चंस का टाइम आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ढंग से देंगे तो ये 5 नंबर आपके 100% सिक्योर हो जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि डिवोट मोर एंड मोर टाइम, इतना बड़ा पैसेज नहीं होता जो इतना टाइम ले, बट हाँ 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. डू वर्क ऑन योर वोकैब. जब आप PYQs करोगे उसमें बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, उसी लेवल के होते हैं. उनको जब सॉल्व करते चलोगे, कैसे कैसे एंटोनिम्स पूछ रहे हैं, कौन से सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, कौन से सिमिलर वर्ड्स पूछ रहे हैं, किस चीज़ का आपको क्या जवाब देना है, उनके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए. एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल बी अ वेरी इजी टास्क फॉर यू. सो स्टे ट्यून्ड टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट UGC NET. थैंक यू.